नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम आपके सामने सामान्य ज्ञान के प्रश्न लेकर आए हैं और सामान्य ज्ञान में आज हम साइंस के यानी विज्ञान के प्रश्न करेंगे और विज्ञान के टॉप क्वेश्चन करेंगे जो आपकी एग्जाम में आ सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, ये आपको बताना कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है आपके अहमदाबाद, प्रयागराज जो कि इलाहाबाद था, हैदराबाद और कोलकाता। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद, यानी यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिक संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी हैदराबाद में स्थित है। सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, जेट इंजन किस घटना के आधार पर काम करते हैं। ऑप्शन है आपके वेग संरक्षण, रैखिक संवेग का संरक्षण, त्वरण का संरक्षण, वृत्तीय संवेग का संरक्षण। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा रैखिक संवेग का संरक्षण, यानी यहां पर हमारा बी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। जेट इंजन रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। किसी गतिशील पिंड का संवेग उसके द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के बराबर होता है। रैखिक संवेग संरक्षण नियम के अनुसार किसी विलग निकाय का संपूर्ण रैखिक संवेग नियत रहता है। तो दोस्तों यहां पर हमारा बी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, धावन सोडा या धावक सोडा किसका साधारण नाम है। कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा कि सोडियम कार्बोनेट, यानी यहां पर हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। सोडियम कार्बोनेट को वाशिंग सोडा यानी धावन सोडा कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र की अगर यहां पर हम बात कर लें तो इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 और इसका उपयोग जल की कठोरता दूर करने में किया जाता है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट एक रासायनिक यौगिक है। सोडियम बाइकार्बोनेट एक यौगिक है जिसका प्रयोग विभिन्न व्यंजनों में किया जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों सोडियम कार्बोनेट इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से उद्योगों में वाशिंग सोडा का प्रयोग नहीं करते हैं। शीशे के उद्योग, बोरेक्स के उत्पादन में, पानी के स्थायी खारेपन को हटाना, और डी ऑप्शन में है रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीडाक्सिंग एजेंट के रूप में। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, यानी यहां पर हमारा डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वॉशिंग सोडा को सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जा सकता है और इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में और घरों में साफ सफाई हेतु तथा जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में ये कार्य नहीं करता है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है। केवल ऊर्जा के लिए, केवल ऊर्जा और वृद्धि के लिए, वृद्धि और मरम्मत के लिए, और डी ऑप्शन में केवल वृद्धि के लिए। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वृद्धि और मरम्मत के लिए, यानी यहां पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
हमारे भोजन से प्राप्त होने वाला आहार प्रोटीन घटक मुख्य रूप से शरीर में वृद्धि और मरम्मत के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कॉलोनियल के रूप में रहता है? ऑप्शन है आपके अमीबा, क्लैमिडोमोनास, पॉलीसिफोनिया और डी ऑप्शन है वॉलवॉक्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वॉलवॉक्स सही हो जाएगा, यानी यहां पर हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। वॉलवॉक्स जल में कॉलोनी बनाकर रहने वाला शैवाल है और इसके कॉलोनी के सदस्यों की संख्या असंख्य होती है और ये गोलाकार होते हैं। इसमें प्रजनन लैंगिक एवं अलैंगिक दोनों प्रकार का होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, पेनिसिलिन किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है? ऑप्शन है आपके अमीबा, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक। तो इसका सही उत्तर है कवक से। पेनिसिलिन कवक से प्राप्त होता है, यानी यहां पर हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। पेनिसिलिन कवक और फफूंद कवक अथवा फफूंद पेनिसिलिन कवक अथवा फफूंद से प्राप्त होता है और इसकी खोज 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी और इसका उपयोग जीवाणु नाशी के रूप में किया जाता है। तो यहां पर हमारा कवक सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, चेचक स्मॉल पॉक्स रोग का कारक जीव कौन सा है? ऑप्शन है आपके रूबेला विषाणु, ये गलत टाइप हो गया, यहाँ पर विषाणु होगा, और बी ऑप्शन है वेरिसेला विषाणु, सी ऑप्शन है इबोला विषाणु और डी ऑप्शन है साइटोमेगालो विषाणु। इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा वेरिसेला विषाणु। चेचक को छोटी माता या स्मॉल पॉक्स जैसे नामों से जाना जाता है। यह एक विषाणु जनित रोग है। चेचक का रोग कारक जीव वेरिसेला विषाणु है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, संश्लिष्ट अपमार्जक सिंथेटिक डिटर्जेंट जिसे कहते हैं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है। 4 कथन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में है, यह मृदु और कठोर जल दोनों के साथ काम करते हैं। बी ऑप्शन में है, यह कठोर जल में काम नहीं करते हैं। सी ऑप्शन में है, यह केवल कठोर जल में काम करते हैं और डी ऑप्शन में यह मृदु जल में काम करते हैं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों यहां पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यह मृदु और कठोर जल दोनों में एक साथ काम करते हैं। संश्लिष्ट अपमार्जक यानी सिंथेटिक डिटर्जेंट मृदु और कठोर जल दोनों में एक साथ काम कर सकता है। कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं जिसके Ca+ यहां पर 2 है और तथा Mg+ आयन अपमार्जक में उपस्थित सोडियम आयनों को प्रतिस्थापित कर स्वयं स्थान ग्रहण कर लेते हैं। यह जल में अवक्षेपित नहीं होते हैं और कपड़ा को अच्छी तरह से साफ करते हैं। तो यहां पर हमारा ए ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारत की पहली नाभिकीय पनडुब्बी INS अरिहंत, और यहां पर रिक्त स्थान है, आपको बताना है रिक्त स्थान पर क्या आएगा, में स्थित नौसेना जहाज निर्माण केंद्र पर बनाई गई थी। कोची में, हजीरा में, विशाखापट्टनम में, पीपावाव में। INS अरिहंत भारत की पहली स्वदेश निर्मित नाभिकीय पनडुब्बी है। अत्याधुनिक तकनीकी पोत परियोजना के अंतर्गत इसे विशाखापट्टनम में स्थित नौसेना जहाज निर्माण केंद्र पर बनाया गया था। तो विशाखापट्टनम यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, परमाणु बम बनाने के लिए समानता निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग सामान्यतः यहाँ पर दोस्तों होगा, गलत टाइप हो गया है, निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है? हीलियम, रेडियम, यूरेनियम
एक्टीनियम। तो यूरेनियम यहाँ पर दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः यूरेनियम का उपयोग किया जाता है और परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, जिसमें एक नाभिक न्यूट्रॉनों की बमबारी से अपेक्षाकृत हल्के रेडियोएक्टिव नाभिकों में टूटते हैं और जिनके सम्मिलित द्रव्यमान मूल नाभिक के द्रव्यमान से कम होता है। द्रव्यमान की यह क्षति जो होती है ऊर्जा के रूप में मुक्त हो जाती है। तो यहां पर यूरेनियम सही उत्तर हो जाएगा, नहीं सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, गैसों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है आपके, गैसों का एक निश्चित आयतन और निश्चित आकार होता है। बी ऑप्शन में, गैसों का ना तो निश्चित आयतन होता है ना ही इनका निश्चित आकार होता है। सी ऑप्शन में, गैसों का निश्चित आयतन होता है लेकिन इसका आकार निश्चित नहीं होता। और डी ऑप्शन में है, गैसों का निश्चित आकार होता है लेकिन आयतन निश्चित नहीं होता है। तो इसमें दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा, गैसों का ना तो निश्चित आयतन होता है और ना ही निश्चित आकार होता है, यानी बी ऑप्शन दोस्तों यहां पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गैसों का ना तो निश्चित आयतन होता है और ना ही इनका निश्चित आकार होता है। ये जिस पात्र यानी बर्तन में रख दी जाते हैं उसी का दोस्तों ये आकार ले लेते हैं। इनके अणु पूरे बर्तन में विस्तारित हो जाते हैं। तो यहां पर दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती? ऑप्शन है आपके, हवा में ऑक्सीजन 20% से कम होने पर। बी ऑप्शन में, हवा में ऑक्सीजन 15% से कम होने पर। सी ऑप्शन में है, हवा में ऑक्सीजन 30% से कम होने पर। और डी ऑप्शन में है, हवा में ऑक्सीजन 25% से कम होने पर। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों यहां पर हमारा सही हो जाता है। हवा में 15% से जब ऑक्सीजन कम हो जाती है तो वो ज्वलनशील नहीं हो पाती है। वायु में 21% ऑक्सीजन होती है लेकिन अग्नि ज्वलन होने के लिए 15% से 16% ही पर्याप्त होती है। हवा में 15% से कम ऑक्सीजन होने पर अग्नि प्रज्वलित नहीं हो सकेगी। तो यहां पर बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है? आलू, आंवला, संतरा, दूध। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा दूध। दोस्तों यहां पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फास्फोरस खनिज हमारे शरीर की अस्थियों के निर्माण हेतु अनिवार्य है और यह शरीर में ऊर्जा उत्पादन एवं नई कोशिकाओं के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फास्फोरस प्रोटीन युक्त भोजन जैसे दूध के उत्पाद जो होते हैं, पनीर, जैसे पनीर, खोया और घी वगैरह होता है, ये सब जो दूध के उत्पाद होते हैं। इसके अलावा दोस्तों मांस और सेम जो होती है इसमें दोस्तों प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो यहां पर दूध हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प की पहचान करें जो बच्चों को बढ़ाने में सहायक होता है। ऑप्शन है आपके, गैनिडोट्रोपिन, ऑक्सीटॉक्सिन, प्रोगेस्ट्रॉन और डी ऑप्शन है सेमेट्रोट्रोपिन। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा सेमेट्रोट्रोपिन, यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सेमेट्रोट्रोपिन हार्मोन शरीर की संरचना, तरल पदार्थ, हड्डी और मांसपेशी की वृद्धि, चीनी और वसा चयापचय और संभवतः हृदय कार्य को नियंत्रित करने में भी मदद करते हैं। तो यहां पर डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष होता है, कौन सा होता है आपको बताना है? दाहिना निलय,
बायां निलय, बायां आलिंद, दाहिना आलिंद। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा दाहिना आलिंद, यानी यहां पर हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव हृदय 4 प्रमुख कक्षों में विभाजित होता है। दो ऊपरी कक्षों को दायां और बायां आलिंद कहते हैं, जबकि जो निचले होते हैं इन्हें दायां और बायां निलय कहते हैं। इन चारों कक्षों में बायां निलय सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष होता है। तो यहां पर बायां निलय सही हो जाएगा दोस्तों, दाहिना निलय नहीं सही होगा, बायां निलय सही हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन बी और सी। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यहां पर दोस्तों हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन दोस्तों यहां पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये शरीर में उपापचयी क्रियाओं में भाग लेते हैं। इनकी कमी से शरीर में विभिन्न प्रकार के अपूर्णता रोग हो जाते हैं और इन्हें 2 विभिन्न भागों में बांटा जाता है, जो 2 प्रकार होते हैं, एक जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। तो प्रश्न में पूछा गया है वसा में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील होते हैं ए, डी, ई और के, ये होते हैं वसा में घुलनशील। जबकि जल में घुलनशील की अगर हम बात कर लें तो केवल बी और सी होता है। तो यहां पर वसा में पूछा गया है तो बी और सी जल में घुलनशील होता है, तो बी। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहले विटामिन कौन से हैं? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन B12 और विटामिन डी। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, किण्वन प्रक्रिया के द्वारा सर्वप्रथम उत्पादित विटामिन सी था, जिसे हंगरियन वैज्ञानिक अल्बर्ट वॉन जेंट जोगोई ने एक बैक्टीरिया की सहायता से उत्पादित किया था। तो विटामिन सी यानी ए ऑप्शन दोस्तों यहां पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, विटामिन B1 यानी कि थायमिन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, बेरी, रतौंधी, पेलोग्रा। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है बेरी, यानी यहां पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विटामिन बी यानी थायमिन की कमी से बेरी नामक रोग होता है और इसकी पूर्ति के लिए अनाज, फलियां, सोयाबीन, दूध और B1 के प्रमुख स्रोत हैं। ये दोस्तों B1 के प्रमुख स्रोत हैं और यह जल में घुलनशील होता है, ये कि हम आपको पहले ही इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता चुके हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है और 20 नंबर का प्रश्न है और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। एथिलीन ग्लाइकोल को एंटीफ्रिज्म यानी हिमरोधी के रूप में पानी में मिलाने पर क्या होता है आपको बताना है और 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ए ऑप्शन में है, उसे करके रेडिएटर की सफाई हेतु प्रयुक्त किया जाता है। बी ऑप्शन में है, यह केवल पानी के हिमांक को कम करता है। यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, यह केवल पानी के क्वथनांक को बढ़ाता है। और डी ऑप्शन में है, यह पानी के हिमांक को कम करता है तथा पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर भी हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। पानी के हिम को कम करता है, हिमांक को कम करता है और क्वथनांक को बढ़ा देता है। एथिलीन ग्लाइकोल एक कार्बनिक अणु है जो व्यापक रूप से ऑटोमोबाइल इंजनों में एंटीप्रिज्म यानी हिमरोधी के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग ज़्यादातर ठंडे मौसम में हिमांक बिंदु को यानी 0 डिग्री से कम करने के लिए किया जाता है तथा दूसरी ओर यह पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है। इससे इंजन को ठंडा रखने में मदद मिलती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाता है। तो कैसी लगी दोस्तों आज की क्लास, आपको कमेंट करके बताना है। और अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर दोस्तों आज आप पहली बार क्लास में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।
तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।